शादी के 10 साल होने के बाद भी राजेश जी और संजना के घर में कोई संतान नहीं हुई, जिससे दोनों बहुत परेशान थे। एक दिन भगवान ने उनकी सुन ली। संजना प्रेग्नेंट हो गई। अरे भगवान, और कब तक इंतज़ार करवाओगी? जल्दी चलो ना, मुझे ऑफिस भी तो जाना है, वरना आज की भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। कहते हुए राजेश जी अपनी पत्नी संजना जी को आवाज़ लगाते हैं और कार को बाहर निकालकर हॉर्न बजाने लगते हैं, क्योंकि संजना जी को 7वां महीना चल रहा था और चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना था। संजना जी भी सरकारी स्कूल की टीचर थी, लेकिन गर्भवती होने के कारण उन्होंने स्कूल से छुट्टी ले रखी थी। संजना जी के पेट में दर्द होने के कारण राजेश जी उन्हें डॉक्टर के पास ले जाकर उनका चेकअप करवाकर वापस घर पहुंचाकर अपने ऑफिस जाने वाले थे। दरअसल संजना जी और राजेश जी की शादी को 10 साल पूरे हो चुके थे और भगवान ने उनके घर में अभी खुशियों की बरसात की थी, तो वह दोनों कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। संजना जी घर के सारे काम छोड़कर अपने पति राजेश जी के साथ चली गईं। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया बच्चा बहुत कमज़ोर है, इसलिए अधिक पौष्टिक खाना खाओ। और संजना जी की उम्र भी अधिक हो जाने के कारण उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। अब 9 महीने पूरे होने के बाद संजना जी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने राज रखा। राज के आने से तो राजेश जी और संजना जी की मानो दुनिया ही बदल गई हो। दोनों माँ बाप सरकारी नौकरी वाले थे, तो पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। फिर भी संजना ने अपने बेटे की परवरिश अपने हाथों से ही की। घर के काम के लिए उन्होंने काम वाली बाई को रख लिया था, लेकिन राज की मालिश करना हो या उसे नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना हो, संजना जी खुद ही किया करती थी। राज को उन्होंने बड़े ही नाजों से पाला पोसा था। संजना जी हमेशा यह सपना देखा करती थी कि मेरे बेटे के लिए बहुत ही सुशील और संस्कारी बहू लेकर आऊँगी, और वह हमेशा अपने बेटे की हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहते थे। कभी कभी राजेश जी संजना जी को टोकते भी थे कि राज की हर फरमाइश पूरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनका मानना था कि हमारा जो कुछ भी है सब कुछ हमारे बेटे का ही तो है, इसलिए वह कभी राज को निराश या उदास नहीं देख सकती थी। उन्होंने जैसे राज की हर फरमाइश पूरी की, वैसे ही अच्छे संस्कार भी दिए थे। वह शादी से पहले अपने माता पिता की सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं करता था। वह अपनी माँ के रोज़ पैर दबाता, पिता की पीठ की मालिश करता और अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा बनकर ही रहता था। संजना जी जिन्होंने अपनी बहू के लिए इतने सपने सजाए थे, सब धरे के धरे रह गए। एक दिन संजना जी ने रात में सबके साथ अच्छे से खाना खाया। अपने बेटे से कहा, बेटा अगर मैं कभी तुम्हारे और तुम्हारे पापा के पास नहीं रही तो तुम अपने पापा की खूब सेवा करना, उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस न होने देना बेटा। तभी दोनों बाप बेटे उनकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राज बोला, मम्मी आप यह कैसी बातें कर रही हो? संजना जी ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी बेटा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, मैं तो यूं ही कह रही थी। संजना जी की बातें सुनकर सभी लोग सामान्य हो गए और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए, लेकिन संजना जी की अपने पति और बेटे के साथ वह आखिरी रात थी। आधी रात को ही उन्हें हार्ट अटैक आया और अपने पति और बेटे को और दुनिया को छोड़कर चल बसी। राज तो अपनी माँ की मृत्यु के सदमे से बाहर ही नहीं आ पाया था। तभी राजेश जी ने देखा कि हमारा बेटा तो सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है।
तब उन्होंने उसे उसकी माँ की ही नौकरी दिलवा दी ताकि उसका मन खुश रहे। लेकिन जैसे ही राज स्कूल में गया और सभी ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगा। अब राजेश जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उनके एक दोस्त ने बताया, क्यों ना राज को लेकर तुम शहर में बस जाओ, वहाँ माहौल मिलेगा नया, तो शायद उसका मन खुश हो जाए। बेटे की खातिर राजेश जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और राज को लेकर शहर पहुंच गए। उन्होंने वहां अपना घर खरीद दिया और वहां अपने कपड़ों का बिजनेस करने लगे। राज ने भी किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूंढ लिया। अब राज नए माहौल में थोड़ा खुश रहने लगा। कुछ साल ऐसे ही बीते। अब राजेश जी का कारोबार भी अच्छा चल पड़ा और उधर राज अपने ऑफिस की एक लड़की जिसका नाम नैना था उससे प्यार करने लगा। एक दिन मौका पाकर उसने अपने मन की बात नैना से कह दी। नैना राज को मन ही मन पसंद करती थी, इसलिए उसने भी हाँ कर दी और बड़े धूमधाम के साथ उन दोनों की शादी हो गई। अब तो नैना ने जैसे ही राज के घर में कदम रखा, वह तो अपने आप को उस घर की मालकिन समझने लगी थी। अब वह अपने हिसाब से घर को चलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन राजेश जी को उसका ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह अपने बेटे से बहू के बारे में कहते तो राज भी अपने पिता के ऊपर ही भड़क उठता और कहता, क्या पापा, अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप आराम से रहिए और जैसा चल रहा है चलने दीजिए। राजेश जी भी अब चुप चुप ही रहते थे, जिसका गहरा असर उनके कारोबार पर पड़ा। और एक दिन ऐसा हादसा हुआ कि राजेश जी ने 30 लाख का कपड़ा थोक से मंगवा लिया, पेमेंट भी कर दिया, लेकिन माल की डिलीवरी करवाना ही भूल गए और इस बात को करीब 6 महीने हो चुके थे, जिसके कारण ना ही वह डीलर जिम्मेदार था ना ही व्यापारी। अब उस बात को राजेश जी को इतना सदमा लगा कि वह दुकान जाना ही बंद कर दिया। इसलिए गुस्से में आकर राज ने दुकान ही बेच दी। अब राजेश जी घर पर ही रहने लगे। सदमे के कारण राजेश जी अब बीमार से रहने लगे, जो नैना की आंखों में कांटों की तरह खटकते रहते थे, जिसके कारण नैना अपने पति राज से रोज लड़ाई करती थी। एक दिन राज को ऑफिस किसी काम से जल्दी जाना था, इसलिए उसने नैना को आवाज़ लगाई, नैना नैना, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम अपनी गाड़ी लेकर अपने ऑफिस चली जाना। ऐसा कहकर राज घर से बाहर जाने ही वाला था, तभी नैना की तेज आवाज़ से वहीं रुक गया। नैना ने कहा, क्यों, घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही है क्या? मैं भी तो आपकी तरह ही ऑफिस जाती हूँ। क्या मुझे आपने अपने बाप की सेवा करने के लिए नौकरानी बना रखा है तो 24 घंटे मैं उनकी सेवा करती रहूं? क्या मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं है? थोड़ी देर रुको, मैं भी टिफिन लेकर आपके साथ चल रही हूँ। उसकी सब बातें राज के पिता राजेश जी सुन रहे थे। नैना के एक एक शब्द उनके दिल में चुभ रहे थे। रोज रोज बेटे बहू के झगड़े से तंग आकर राजेश जी कहीं जाना चाहते थे, पर यह नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी उम्र में वह जाएं तो कहाँ जाएं और करें तो क्या करें। उन्होंने घर में ताला लगाया और चाबी गार्ड को देकर उसे बिना कुछ बताए धीरे धीरे कब अपने घर से दूर पार्क में पहुंच गए और ये पता ही न चला। पार्क में पहुंचते ही उन्हें इतनी थकान हो गई थी कि वह एक सीट पर बैठने की कोशिश कर रहे थे कि वहीं धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गए। उनको गिरता देख वहीं खेल रहा शुभम दौड़कर उनके पास आया और उन्हें दादाजी कहकर जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली
और राजेश जी को थोड़ा सा पिलाया और उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे। पानी के छींटे पड़ने से धीरे धीरे राजेश जी को होश आया तो उन्होंने अपने आप को शुभम की गोद में पाया। शुभम ने उनका सर अपनी गोद में रख लिया था और रोते हुए पानी के छींटे मार रहा था। राजेश जी को होश आया तो उन्होंने पूछा, तुम कौन हो बेटा? शुभम बोला, दादाजी मैं शुभम हूँ, यहीं पास ही कॉलोनी में रहता हूँ और रोज़ यहाँ खेलने आता हूँ। और आप कहाँ रहते हो दादाजी? आप यहाँ किसके साथ आए हो? आप तो इतने कमज़ोर हो और आपके साथ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। बताइए दादाजी, आप किसके साथ आए हो? राजेश जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोलते तभी शुभम ने देखा नगर निगम वाले एक बहुत बड़े से पेड़ को एक क्रेन में लेकर आए हैं और उस पेड़ को एक बहुत बड़े गड्ढे में लगाने वाले हैं। उसने राजेश जी से कहा, दादाजी वह पेड़ कितना सुंदर है और उसे उस बहुत बड़े गड्ढे में लगाने वाले हैं। दादाजी ने जब उस पेड़ को देखा तो उनका चेहरा और भी उदास हो गया। दादाजी का उदास चेहरा देखकर शुभम बोला, दादाजी आपको खुशी नहीं हुई कि आज तक तो हमने छोटे छोटे पौधे को लगाते हुए देखा है, लेकिन आज इतना बड़ा पेड़ को लगाते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। क्या आपको मज़ा नहीं आ रहा है? दादाजी, राजेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब छोटे पौधे को एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं तब उनकी जड़ें पूर्ण विकसित नहीं होती, इसलिए उसकी जड़ें अपने आप को इस काबिल बना लेती हैं कि वह इस पेड़ की शाखा और पत्तियों को संभाल सकें। लेकिन बेटा वही पौधा जब बड़ा होकर पूर्ण विकसित हो जाता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह लगाने से उसकी बहुत गहरी जड़ें कट जाती हैं, जिससे वह पेड़ और अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। शुभम को दादाजी की ये सब बातें समझ तो नहीं आई, लेकिन उसने पूछा, दादाजी तो क्या यह पेड़ यहाँ जीवित नहीं रहेगा? दादाजी बोले, नहीं। दादाजी का जवाब सुन कर शुभम बोला, नहीं दादाजी आप गलत कह रहे हैं, यह पेड़ जरूर जीवित रहेगा। इस प्रकार दादाजी के साथ बातें करते करते कब शाम होने लगी शुभम को पता ही नहीं चला और उसने गेट की तरफ देखा तो उसकी मम्मी उसे लेने आ गई थी। उसने दादाजी से बाय किया और चला गया। अब राजेश जी वहीं बैठे बैठे बहुत देर तक उस पेड़ को देखते रहे और उन्हें अपनी ज़िंदगी और उस पेड़ की ज़िंदगी में समानता नज़र आ रही थी। राजेश जी ने तो अपने मन में सोच लिया था कि अपने बेटे बहू के घर दोबारा वापस नहीं जाएंगे, लेकिन फिर सोचा अगर घर टाइम पर नहीं पहुंचा तो फालतू में बच्चों को परेशानी होगी और यदि मैं पुलिस के हाथ लग गया तो और परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए ना चाहते हुए भी वह दुखी मन से धीरे धीरे चलते हुए सड़क पार कर रहे थे। वह गेट पर जैसे ही पहुँचे उनकी बहू नैना चमचमाती कार से उनके पास से गुजरी। उसने देखा कि राजेश जी घर के बाहर हैं तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने उनके हाथों से चाबी ली और पैर पटकते हुए ताला खोलकर दरवाजे को खोलकर अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे राजेश जी भी थोड़ी देर बाद घर के अंदर आ गए। राजेश जी को बहुत प्यास लगी हुई थी। उन्होंने अपने मन में सोचा पानी बहू से मांगा जाए या खुद निकाल कर पिए, और ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद वह थोड़ी हिम्मत करते हुए जैसे ही किचन की ओर गए, नैना ने पीछे से आवाज़ लगाई, पापा जी क्या कर रहे हैं आप? अभी अभी आप बाहर से आए हैं ना? हाथ मुंह भी नहीं धोए और सीधे किचन में चले आए। अब कितने बूढ़े हो गए हैं, लेकिन क्या आपको इतनी सी भी समझदारी नहीं है? राजेश जी बोले,
बेटी, मैंने गार्डन में लगे पाइप से घर में आने से पहले हाथ मुंह धो लिए थे। ससुर की बातें सुन नैना को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वह यह नहीं जताना चाहती थी कि वह गलत है। इस पर जोर से उन्हें डांटते हुए कहा, अच्छा, ताकि कॉलोनी में सभी लोगों को पता चले कि हम लोग आपको हाथ को धोने के लिए पानी भी नहीं दे सकते। और भी बहुत सी खरी खोटी उसी समय अपने ससुर को सुना दी। बेचारे राजेश जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में बिना पानी पिए ही चले गए। 2 घंटे बाद जब राज भी घर आ गया, राजेश जी का मन हुआ कि अपने बेटे को बताए जो नैना ने उनसे कहा और पानी बेटे से मांगकर पी ले ताकि मन में संतोष आ जाए। लेकिन यदि वह अपने बेटे से पानी मांग लेंगे तो राज भी उसे रोज़ खरी खोटी सुनाएगा, साथ ही नैना भी उसे कहीं ज़्यादा सुनाएगी। इसलिए उन्होंने किसी से भी पानी नहीं मांगा और जब खाना खाने लगे, सभी लोग बैठे तभी खाना के साथ मन भरकर पानी पिया। अब तो बेटे बहू के जाने के बाद राजेश जी उसी पार्क में जाकर बैठने लगे। शुभम भी रोज़ उनके पास जाकर बैठता। राजेश जी और शुभम में उस पेड़ को लेकर रोज़ बहस होती। राजेश जी कहते कि कुछ दिनों बाद वह पेड़ सूख कर मर जाएगा। वहीं शुभम नगर पालिका वाले टैंकर से पानी लाकर रोज़ डालता है, इसलिए वह नहीं मरेगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद वास्तव में वह पेड़ सूखकर मर गया। शुभम ने दादाजी से पूछा, दादाजी, आपको कैसे पता था कि कुछ दिनों बाद वह पेड़ मर जाएगा? उसकी बातें सुनकर दादाजी हंसे और बोले, बेटा, जिस तरह एक छोटा पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसी प्रकार उसकी जड़ें भी जमीन के अंदर अपनी शाखाओं और पत्तों को सहारा देना तथा उनके पालन पोषण करने के लिए जमीन के अंदर इतनी गहराई तक चली जाती हैं कि उसे पानी की कमी नहीं होती। उसी प्रकार हमारा भी जीवन है। हम लोग जहाँ पहले बड़े होते हैं वहीं से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। समाज के लोगों से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से और भी जान पहचान के लोगों से संबंध स्थापित करते हैं, जिससे हमारे रिश्ते की जड़ें मजबूत होती हैं, जिनका सहारा हमारे परिवार के लोगों को मिलता है। राजेश जी की ऐसी बातें सुनकर शुभम बोला, तो क्या दादाजी, आपकी जड़ें भी आपके गांव में ही रह गईं? शुभम की यह बात सुनकर राजेश जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने आंसू को छुपाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। शुभम समझ गया था कि दादाजी को अपने गांव की बहुत याद आ रही है। उसने कहा, दादाजी, आपको तो इस उम्र में अपने बराबरी के लोगों के साथ मिलकर बैठकर अपना समय गुजारना चाहिए। राजेश जी बोले, बेटा, मैं गांव देहात का आदमी, मेरे साथ कौन बात करना पसंद करेगा? शुभम बोला, दादाजी, हमारे घर के पास एक चौराहा है, उसके थोड़ी दूर पर वृद्धाश्रम है, क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? वृद्धाश्रम का नाम सुनकर राजेश जी की आंखों में चमक आ गई। वह बोले, बेटा, क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? शुभम ने कहा, हाँ में सिर हिला दिया और दोनों वृद्धाश्रम की ओर चल पड़े। शुभम ने राजेश जी का हाथ पकड़ा और वृद्धाश्रम की ओर चल दिए। उसी समय उसकी माँ उसे लेने आ रही थी। जब उस दिन देखा कि शुभम किसी बूढ़े आदमी के साथ जा रहा है तो वह घबरा गई कि बूढ़ा मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहा है। उसने अपनी गाड़ी रोकी और उस बूढ़े को बहुत खरी खोटी सुनाई और उसे बच्चा चोर भी कहा। शुभम ने अपनी माँ से कहा, माँ, यह बच्चा चोर नहीं है, बल्कि मैं तो उन्हें वृद्धाश्रम लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि इनका अपना कोई नहीं है। शुभम की बातें सुनकर उसकी माँ शर्म से नज़रें झुका ली। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और राजेश जी से माफ़ी मांगी और वह स्वयं राजेश जी और शुभम को अपनी गाड़ी में बैठाकर वृद्धाश्रम ले गई। वहाँ उस दिन ताला लगा हुआ था।
क्योंकि वहाँ के सभी लोग स्वास्थ्य चेकअप के लिए गए हुए थे। इसलिए शुभम की माँ उन्हें अपने घर ले जाकर उनका स्वागत सत्कार किया और कहा, दादाजी अगर आपका मन करे तो आप हमारे घर रह सकते हैं। राजेश जी का रहने का कोई दूसरा ठिकाना तो था नहीं, इसलिए वह उनके घर पर ही रहने के लिए मान गए। अब शुभम राजेश जी के साथ रहकर अच्छी अच्छी बातें सीखने लगा और एक दिन ऐसा आया, वह एक बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में टॉप कर लिया, क्योंकि राजेश जी को भी बिजनेस का अच्छा तजुर्बा था। इसलिए वह समय समय पर शुभम को बिजनेस के दांव पेच समझाते रहते थे। एक दिन राजेश जी ने शुभम से अपने मन की बात बताई कि वह भी कुछ करना चाहते हैं ताकि उन्हें भी किसी पर बोझ की तरह रहना ना पड़े। शुभम ने यह बात अपने पापा को बताई तो वकील साहब भी तुरंत से तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें राजेश जी के तजुर्बे पर पूरा विश्वास था और शुभम भी उनका साथ देने के लिए तैयार था। राजेश जी ने एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोली और देखते ही देखते उनकी वह छोटी सी दुकान बहुत बड़े शोरूम में कब बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चल पाया। एक दिन राजेश जी का इंटरव्यू टीवी पर चल रहा था, जिसमें राजेश जी को करोड़ों का मालिक बताया जा रहा था। उसे देखकर तो राज और नैना की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों तुरंत उस शोरूम में गए जहां का एड्रेस टीवी पर बताया गया था। वहां जाकर राज अपने पिता से बोला, पापा आज तक कहाँ थे? हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन आप नहीं मिले। पापा, तभी नैना भी रोती हुई गिड़गिड़ाती हुई राजेश जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी कि पापा हमें माफ़ कर दीजिए और हमारे साथ हमारे घर चलिए। राजेश जी यह देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी राजेश जी ने शुभम को आवाज़ लगाई और कहा, बेटा शुभम, क्या तुम इन लोगों को पहचानते हो? अगर यह लोग कस्टमर हैं और कुछ लेना चाहते हो तो दिखा दो, वरना यहाँ से जाने के लिए कह दो, क्योंकि मैं इन्हें नहीं पहचानता। राजेश जी की बातें सुनकर दोनों के दोनों हैरान रह गए। उसी समय शुभम के मम्मी पापा भी राजेश जी से किसी पेपर पर साइन करवाने उनके पास आए थे। उन्होंने जब उन दोनों को देखा तो पूछा, पिताजी यह कौन है? तभी राज बोला, भाई साहब हम इनके बेटा बहू हैं। जब से पापा हमारा घर छोड़कर गए हैं मैं तो एक दिन भी चैन से नहीं सो पाया हूँ और हमारी नौकरी भी छूट गई है, क्योंकि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है। इसलिए हम लोग बेरोज़गार हो गए हैं, इसलिए हम अपने पापा को लेने आए हैं। तभी शुभम की मम्मी बोली, अरे पैसों के लालची इंसान, अभी तक कहाँ गए थे तुम लोग? पिताजी को आए हुए लगभग 6 साल हो गए और तुम्हें आज याद आ रही है इनकी? जब इनके पास पैसे और रुतबा हो गया तो राज और नैना उन दोनों से माफ़ी मांगने लगे। तभी वकील साहब बोले, अरे हमसे क्या माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी मांगनी है तो पिताजी से मांगो, जिनके तुम गुनहगार हो। वैसे तो तुम्हें कानूनन बूढ़े पिता को तकलीफ़ देने के जुर्म में जेल में होना चाहिए, लेकिन वो तो पिताजी का मोह तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर मुकदमा नहीं चलाया। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं वकील हूं और वकील कानून की सहायता से क्या क्या कर सकता है इतना तो तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो। तो राज और नैना दोनों रो रो कर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन उन्हें ना ही राजेश जी ने माफ़ किया और ना ही शुभम के मम्मी पापा ने। वे दोनों पश्चाताप के आंसू लिए चुपचाप अपमानित होकर वहाँ से निकल गए। राजेश जी शुभम और उसके मम्मी पापा को ही अपना परिवार मानते थे और खुशी खुशी उनके साथ अपने जीवन गुजारते थे।
यहाँ तक कि जब उनकी मृत्यु हुई तब भी उनका अंतिम संस्कार शुभम ने ही किया। तो दोस्तों, राजेश जी ने अपने बेटे के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।